हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस में और मैं आपका अपना क्रांति सर। ज्योग्राफी के लेक्चर में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अल नीनो और उसका भारतीय मानसून पर प्रभाव। वैसे तो अगर आप विद्यार्थी हैं किसी एक दिवसीय परीक्षा के या फिर पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आप जानते हैं अल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उत्तर आता है कि भारत में मानसून जो कमजोर हो जाता है और सूखा की स्थिति होती है। परंतु एक विद्यार्थी होने के नाते या फिर अगर आप मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या प्रक्रिया होती है उस अल नीनो में जिसकी वजह से भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है और हमारे यहाँ सूखे की स्थिति तक आ जाती है। तो चलिए बढ़ते हमारे इसी लेक्चर में। और इस लेक्चर को समझने से पहले यहाँ पर हमें एक पॉलिटिकल मैप बनाना होगा और उस पॉलिटिकल मैप को बनाने से पूर्व मैं यहाँ पर नीचे सबसे पहले यहाँ एक मकर रेखा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मकर रेखा हो गई और इसके ऊपर हम ले लेते हैं यहाँ कहीं एक विषुवत रेखा। ये हो गई विषुवत रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर हम इसे ले सकते हैं। इसे लिख भी देते हैं ताकि कई विद्यार्थी जो नए हैं उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो यहां पर आएगा मकर रेखा, मकर रेखा और इसका मान आप जानते हो 23.5 डिग्री दक्षिण। और वैसे ही यहां पर आएगी विषुवत रेखा और विषुवत रेखा कि अगर मान की अगर बात किया जाए तो आप जानते हो यह है 0 डिग्री। इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। चलिए अल नीनो को समझने से पहले हमें यहाँ पे जो पॉलिटिकल मैप हम बना रहे हैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ दक्षिण अमेरिका। यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में एक विशेष दो ऐसे देश आएंगे, पेरू और चिली, जो कि हमारे आज के इस लेक्चर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अल नीनो के प्रभाव को दिखाने के लिए। तो इस तरीके से कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं दक्षिण अमेरिका को लेकर के। ये दक्षिण अमेरिका हो गया और इस दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में हमें यहां लेना पड़ेगा एक कंट्री जिसे हम बोलेंगे पेरू, पेरू कंट्री या पेरू देश। और यहां से फिर आप ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा चिली, चिली देश की यहां पर बात चल रही। तो ये दो देश हो गए हमारे पास। अब यहां पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले प्रशांत महासागर। तो चलिए प्रशांत महासागर देख लेते हैं। ये रहा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर हो गया। तो इसे हम ब्लू ब्लू दिखा देते हैं क्योंकि महासागरीय क्षेत्र है ये। चलिए प्रशांत महासागर हो गया। अब जो हमें ड्रॉ करना है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मकर रेखा उस ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगा तो आप ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया आपका बन जाएगा। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब बात उठती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमें एक देश लेना पड़ेगा जिसे आप न्यू गिनी के नाम से जानोगे। ये उत्तरी भाग में है न्यू गिनी। न्यू गिनी कंट्री। इस न्यू गिनी कंट्री के ऊपर अब हमें भारत देश बनाना होगा और भारत देश के दक्षिण पूर्वी देशों की भी बात होगी। तो यहाँ पर हम एक इंडोनेशिया भी ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक इंडोनेशिया में ड्रॉ कर देता हूं। इस तरीके से कुछ आप ले लीजिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये लीजिए, हो गया। अब भारत की स्थिति अगर बनाना है तो भारत की स्थिति में कुछ इस तरीके का सिर्फ प्रायद्वीपीय हिस्सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ जितने की अभी हमें फिलहाल आवश्यकता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा हिंद महासागर। तो आप यहाँ पे हिंद महासागर लिख लीजिए। हिंद महासागर, हिंद महासागर को ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू ब्लू दिखा देते हैं। चलिए ये रहा।
अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की ओर कि कैसे अल नीनो का प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पे और क्यों हम कहते हैं कि सूखा की स्थिति आ जाएगी या फिर जो मानसून है वो कमजोर हो जाता है। इसे देखने के लिए हमें अल नीनो वर्ष में जाना पड़ेगा। अल नीनो वर्ष, जब हम बात अल नीनो वर्ष की करते हैं तो आप याद रखेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय यहाँ मकर रेखा यहाँ दिखाई दे रही है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और जो महीना चल रहा है वो है दिसंबर का। और जब दिसंबर की बात चल रही तो आप जाहिर सी बात है आपको ये क्लिक कर गया होगा कि जो सूर्य की स्थिति है वो दक्षिणायन हो चुकी है, मकर रेखा की ओर जा चुकी है। दिसंबर माह की बात चल रही है और तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखोगे भारत की अगर हम बात करें तो हम उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या रहेगा, दिसंबर माह में शीत ऋतु चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपको ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर दिखाई देगी। सूर्य जो है मकर रेखा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर जा चुका है या फिर उसकी अवस्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। अब इससे होगा क्या, अब आप यहाँ समझिएगा इससे किस प्रकार की कंडीशंस हमें यहाँ दिखाई देती है। ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के आप मध्य क्षेत्र ले लीजिए, आप पश्चिमी क्षेत्र ले सकते हैं। अगर हम मध्य या पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गर्म महासागरीय धाराएं दिखाई देगी। तो ये जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ये गर्म हो गया है इस तरीके से, इसका जल, और ये जो गर्म जल है महासागर का, प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कि आप मध्य भाग ले लीजिए या पश्चिम भाग ले लीजिए, यहाँ की जो जल है महासागरीय जल वो गर्म हो चुकी है। अब ये जो गर्म महासागरीय जल है धाराओं के रूप में एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगेगी, लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के लिए वहां पर हवाओं का होना जरूरी है। तो वो कौन सी हवा यहाँ पर काम करेगी, तो यहाँ पर जो हवाएं काम करेगी क्योंकि पश्चिम से आ रही है तो आप इसे पछुआ पौने ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से पछुआ पौने चलेगी, देखिए, और इन पछुआ पौनों के माध्यम से, ये पछुआ पौनों के माध्यम से इस तरीके से पछुआ पौनों के माध्यम से यहाँ की जो महासागरीय जल धाराएं हैं जो कि प्रकृति में गर्म हो चुकी है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का और प्रशांत महासागर का मध्य वाले क्षेत्र से गर्म जल धाराएं पूर्व की ओर बढ़ेगी। किसके चलते, इन पछुआ पौनों के चलते जो कि पश्चिम से आ रही है। चलिए, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो गर्म जल धाराएं जो थी वो प्रवाहित हो रही है, संचारित हो रही है पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर वो इस तरीके से यहाँ दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी भाग में, जैसे कि आपको बताया गया है पेरू और चिली, इसके इस तटीय क्षेत्र में इसकी दिशा गर्म जल धाराओं की हमें ऐसी दिखाई देगी। मतलब कि अब जो गर्म जल धारा है वो इस प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में एकत्रित होते हमें दिखाई दे रही है। तो इन महासागरीय गर्म जल धाराओं की अगर आप दिशा की अगर बात करोगे तो आपको क्लियरली यहां समझ में आएगा कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर हुई और फिर जब पेरू और चिली तरफ जा रही है तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इसकी दिशा दिखाई दे रही है गर्म जल धाराओं की। ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसा बताने के पीछे भी अपना एक कारण है, एक कॉन्सेप्ट है, आप उसे यहां समझेंगे। जब ये गर्म जल धाराओं की दिशा इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर भी हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पे एकत्रित हो रही है, तो ये क्या करेगी, इस पेरू और चिली के तट के पास इसके आने से पहले, इस गर्म जल धारा के आने से पहले जब सामान्य वर्ष था तो यहाँ पर ठंडी जल धारा बह रही थी, और वो जो ठंडी जल धारा है उसका नाम पेरुवियन करंट या पेरुवियन ठंडी जल धारा कहते हैं, जिसका अन्य नाम हम्बोल्ट जल धारा के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखोगे, हम्बोल्ट जल धारा। तो पहले कभी यहाँ पर हम्बोल्ट जल धारा जो है वो इस तरीके से सामान्य वर्ष में ऐसा बहता था, परंतु ये सामान्य वर्ष की बात नहीं चल रही है, तो अल नीनो वर्ष की बात चल रही है, जिसमें कि गर्म जल धारा यहाँ पे आ गई और उसकी भी दिशा आपको उत्तर से दक्षिण की ओर दिख रही। तो यही गर्म जल धारा प्रतिस्थापित करेगी किसको, इस ठंडी जल धारा को। तो ये ठंडी जल धारा है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, जिसका नाम हमने क्या बोला, हम्बोल्ट। आप इसे समझेंगे, जिसका नाम क्या बताया गया आपको, हम्बोल्ट। यही हम्बोल्ट जल धारा का दिशा परिवर्तन होगा और जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था अब वो नीचे होने लगेगा, ऊपर से नीचे। क्यों, क्योंकि ऊपर से प्रतिस्थापित उसे कौन कर रहा है, गर्म जल धारा। कहां से आई, पश्चिम से, प्रशांत महासागर के पश्चिम, मतलब कि उत्तरी क्षेत्र कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, इंडोनेशिया का दक्षिण वाले क्षेत्र, वहां से गर्म जल धारा आई से
प्रतिस्थापित की। किसने इसको यहां तक पहुंचाया? तो ये पछुआ ने। इतना समझ में आ गया। तो अब इस जलधारा को हम नीचे की ओर ले लेते हैं। चलिए यहां देखते हैं। अब ये जो जलधारा है नीचे आ जाएगी, मतलब कि उसकी दिशा समझने की दृष्टि से आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि उसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब इस ठंडी जलधारा पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इसे आप समझिए। पहली बात तो आपको बताया गया, ये जो ठंडी जलधारा है इसका नाम क्या है? हम्बोल्ट। दूसरा प्रश्न कि सर इसकी दिशा आप ऐसा क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब ये जो ठंडी जलधारा है ये डाउन वेलिंग हो रही है। डाउन वेलिंग मतलब कि नीचे की ओर आ रही है, जबकि इससे पहले जब सामान्य वर्ष होता था तो ये ठंडी जलधारा क्या होती थी? ऊपर की ओर जाती थी, जिसे इंग्लिश में हम अप वेलिंग कहते थे। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये उठता है कि सर ये अपवेलिंग जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, आप ऐसा क्यों बता रहे हो? या डाउन वेलिंग हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसका भी अपना कारण है, वो है मछलियों के उत्पादन को लेकर के। यहाँ पर मछलियां इस पेरू और चिली के तट पे तब इनकी पैदावार बढ़ेगी जब उनको अनुकूल दशाएं मिलेगी। अब अनुकूल दशाएं मछलियों के लिए क्या है कि उसकी खाद्य श्रृंखला बनी रहे, और खाद्य श्रृंखला के लिए यहाँ पे प्लैंकटन का होना जरूरी है। यहाँ समझिए, अंग्रेजी में आप इसे प्लैंकटन कहोगे और हिंदी में आप इसे कहते हो प्लवक। तो यहाँ पे प्लवक कहिए, ठीक, या प्लैंकटन। यहां देखेंगे, या तो आप इसे प्लवक कह सकते हो या प्लैंकटन। तो ये जो प्लवक है, इन प्लवकों की कमी हो जाती है कब? जब ठंडी जलधारा नीचे की ओर जाती है। या फिर आप उसे उल्टा समझिए, जब यही ठंडी जलधारा हम्बोल्ट जलधारा, माफ करिए, जब प्लवक की कमी कब हो जाती है? जब ये ठंडी जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो ये प्लवक की मात्रा कब बढ़ती है? जब ये नीचे से ऊपर की ओर आती है। ये याद रखिएगा, जब ठंडी जलधारा ऊपर जा रही है, जिसे हम अपवेलिंग कहते हैं, उससे प्लवकों की मात्रा बढ़ी। प्लवकों की मात्रा बढ़ी मतलब कि खाद्य श्रृंखला सुदृढ़ हुआ, और खाद्य श्रृंखला सुदृढ़ हुआ जिसके चलते मछलियों के लिए यहाँ पोषक तत्व मिल रहा है और मछलियों का उत्पादन काफी अच्छा होता है, जिस परिणाम स्वरूप यहाँ के जो मछुआरे हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती। कब? जब सामान्य वर्ष होता है। कब? जब ये ठंडी जलधारा, जिसे हम हम्बोल्ट जलधारा कह रहे हैं, वो ऊपर की ओर जाती है। परंतु अभी कौन सा वर्ष है? अल नीनो वर्ष। अल नीनो वर्ष में क्या हो रहा है? गर्म जलधारा उसे प्रतिस्थापित कर दे रही है। तो ठंडी जलधारा का क्या हो रहा है? ठंडी जलधारा नीचे की ओर आ रही है, मतलब कि डाउन वेलिंग हो रही है, मतलब कि प्लवकों की कमी हो रही है, खाद्य श्रृंखला सुदृढ़ नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से मछलियों का उत्पादन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मछुआरे हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे दबाव पड़ेगा। इसका एक दुष्प्रभाव तो हमें दिख गया अल नीनो का यहाँ पर। अब अल नीनो का हमको दुष्प्रभाव हमारे भारतीय मानसून में समझने से पहले यहाँ की कुछ वायुमंडलीय स्थितियों को हमें यहाँ जानना होगा, वर्षा को लेकर के, तापमान को लेकर के। चलिए अब हम उस सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि अल नीनो वर्ष आ चुका है, गर्म जलधारा यहाँ प्रतिस्थापित हो चुकी है। अब जब जलधाराएं गर्म हो चुकी है तो इस जलधाराओं के संपर्क में जो हवाएं हैं, पवने हैं, वो भी गर्म होगी, और जब पवने गर्म होगी तो आप जानते हो वो ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया बन चुका है वो कैसा बन चुका है? तो आप कहोगे कि सर अत्यंत ही निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बन चुका है, या लो प्रेशर एरिया आप कह देते। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ चुका, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। अब जब प्रेशर लो होगा तो हवाएं क्या होगी? ऊपर उठेगी, और जब हवाएं ऊपर उठेगी तो संघनन प्रक्रिया के चलते बादलों का निर्माण करेगी। तो चलिए बादलों का निर्माण कर देते हैं। और जब यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा तो इस क्षेत्र में, मतलब कि दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। तो एक और प्रभाव आपको दिखाई दिया कि अल नीनो वर्ष में पेरू और चिली तट पर अत्यंत ही बारिश होती है। या फिर आप कहोगे वायुदाब कैसा रहता है? वायुदाब निम्न रहता है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बन रहा है, क्योंकि गर्म जलधारा यहाँ प्रतिस्थापित कर दिए हैं। ठीक है, वायुदाब लो प्रेशर एरिया है यहाँ पर, क्योंकि हवाएं गर्म हो चुकी है। ठीक, चलिए इतना अब आपको समझ आ गया। अब हम इसका प्रभाव कहाँ देखेंगे? भारत में प्रभाव देखने से पहले अब आप यहां देखिए, जब गर्म जलधाराएं प्रतिस्थापित होकर के पेरू और चिली के पास आ चुकी है तो क्या यहां पर गर्म जलधाराएं रहेगी? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, न्यू गिनी या इंडोनेशिया के दक्षिणी क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो जब यहाँ पर गर्म जलधाराएं नहीं है, प्रतिस्थापित हो चुकी है, तो यहाँ पर वायुदाब कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहेगा। और टेम्परेचर कैसा रहेगा? कम, क्योंकि गर्म जलधाराएं तो कहाँ चले गई? पूर्व की ओर। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो कि यहाँ पर
रहेगा हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। कैसा रहेगा? वायुदाब उच्च रहेगा मगर तापमान कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। निम्न तापमान कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। इसका मतलब कि अब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और ये जो इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग वाले क्षेत्र में आपको बारिश होता दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर सूखे की स्थिति आपको दिखाई देगी। और जब जब ऐसा अल नीनो वर्ष में होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया हो गया, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, सूखा की स्थिति है, और इसके तुलनात्मक पेरू और चिली में अत्यंत ही घनघोर बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर वाला एरिया बन चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जब हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून, यहां समझेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, मैं इसे इस तरीके से दर्शाता हूं, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वीक, कमजोर हो जाएगा। और जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है क्योंकि वायु दाब में अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तापमान में अंतर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी से उठती हुई बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर से उठती अरब सागर की शाखा जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ रहा होता है ग्रीष्म काल में। कहां पर? जो कि आपने मानसून गर्त बना रखा था। तो कहां मानसून गर्त बना रखे थे? उत्तर भारत के विशाल मैदान पर हमने मानसून गर्त बना रखा था। तो वहां पर उसका आकर्षण कम हो जाता है, जिसकी वजह से भारत में सूखे की स्थिति दिखाई देती है या फिर कम वर्षा होता है सामान्य से। तो ये था उत्तर के अल नीनो में भारतीय मानसून में किस तरीके से सूखा या फिर कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून हमें दिखाई देता है। अब लेक्चर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वो है ला नीना। तो ये तो था अल नीनो का केस जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे विद्यार्थियों के पास एक और प्रश्न आता है कि सर फिर ला नीना क्या है? इसे समझेंगे कि ला नीना क्या है। मतलब अब जो मैं केस बता रहा हूं वो है ला नीना। इससे पहले जो हमने केस समझा वो क्या था? अल नीनो। अल नीनो इसे समझेंगे। अल नीनो हमने समझ गया। अब हम जा रहे हैं ला नीना। तो बस आप इतना याद रखोगे कि जो ला नीना है वो अल नीनो का विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। तात्पर्य यह है कि अल नीनो में सामान्य यहां पर आपको कंडीशंस नहीं दिख रही है, तो ला नीना में क्या दिखाई देगा? सामान्य कंडीशन। मतलब कि सामान्य वर्ष की यहां पर बातचीत चलेगी। कैसे? अब जब सामान्य स्थिति है तो जस्ट आप सारी चीजें उल्टी करते जाइए। ला नीना में अब हम क्या करेंगे? अल नीनो में हमने देखा पेरू और चिली के पास गर्म जल धाराएं प्रतिस्थापित हो गई और उसने ठंडी हम्बोल्ट जल धारा को नीचे की ओर ढकेल दिया। तो जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए कि अब ये जो गर्म जल धाराएं हैं वो इधर पूर्व की ओर नहीं दिखाई देगी पेरू और चिली की ओर के तट के पास, बल्कि यही गर्म जल धाराएं कहां दिखाई देगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, इंडोनेशिया की ओर। तो जस्ट दूसरा अपोजिट देखिए, जब यहां लो प्रेशर अल नीनो में बना तो अब अपोजिट हो गया, तो लो प्रेशर कहां बन जाएगा? यहां पर। क्यों? क्योंकि गर्म जल धाराएं अब आपको कहां दिखाई दे रही है? अब गर्म जल धाराएं जो है आपको यहां दिखाई दे रही है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया तरफ। ठीक है। अब कंडीशन उठता है कि सर वहां पे गर्म जल धाराएं कैसे चले गई? तो वहां पर गर्म जल धाराएं जो गई वो थी पवनों की वजह से। तो कौन सी पवने? वो पवने आप कहलाएगी ये व्यापारिक पवने जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी। और यही व्यापारिक पवने जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है वो यहाँ के गर्म जल धाराओं को प्रतिस्थापित करेगी। कहां पर? आपको कहां दिखाई देगा? प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में। क्लियर हुआ? जो कि एक्चुअल में पहले से ही रहता है। ठीक। अब यहां पर न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में क्या बन जाएगा? तो न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पे दिखाई देगा लो प्रेशर का चीज। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई देगा लो प्रेशर। जस्ट अपोजिट आप करते जाइए। यहां बन गया लो प्रेशर, जबकि यहां पर अब आपको क्या दिखाई देगा? यह वाला दिखाई देगा हाई प्रेशर वाला क्षेत्र। चलिए, ये हो गया हाई प्रेशर। अब जब ये हाई प्रेशर हो गया तो अब जो बारिश है वो कहां होगा? जस्ट अपोजिट करते जाइए। ला नीना का केस चल रहा है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जो बारिश हो रही थी, अभी ये बारिश हम हटा देते हैं। चलिए, अब ये जो यहाँ पे बारिश हो रही थी पेरू के तट में जो यहाँ पे बारिश हो रही थी या चिली के तट में, वो वहां पे बारिश ना होकर के अब बारिश कहाँ होता दिखाई देगा? यहाँ पर इंडोनेशिया, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया तरफ हमें यहाँ पर बारिश होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर वाला जोन बन चुका है।
ठीक है। एक और परिणाम हम देखते हैं, यहां पर हमने देखा था जब अल नीनो था तो पेरू और चिली में जो हम्बोल्ट जलधारा थी, ठंडी जलधारा, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, उसका अपवेलिंग नहीं हो रहा था। मगर अब हम सामान्य वर्ष की बात करें, हम ला नीना की बात करें तो ये अपवेलिंग होगा। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो ठंडी जलधारा है वो और अधिक ठंडी हो जाएगी और इस पेरू और चिली के तट के पास हमें बहती दिखाई देगी। कौन सी? ये हम्बोल्ट जलधारा। तो अब इसका परिणाम क्या होगा? जब ठंडी से ठंडी हम्बोल्ट जलधारा पेरू और चिली के पास जा रही है तो यहाँ पर प्लवकों की मात्रा बढ़ जाएगी, जो इसकी खाद्य श्रृंखला है वो सुदृढ़ हो जाएगी। मतलब मछली उत्पादन काफी अच्छा होगा, किसान माफ करिए मछुआरों के लिए आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। और इसके तुलनात्मक यहाँ पे क्या हो रहा था? बारिश हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। जब यहाँ पे अत्यधिक बारिश होता है तो इसका परिणाम हमको भारतीय उपमहाद्वीप में यह दिखाई देगा कि अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो था वो कमजोर नहीं होगा बल्कि बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हमारे भारत में एक अच्छा खासा वर्षा हमें यहाँ दिखाई देता है। कब? जब ला नीना का केस चल रहा है। तो अभी जो मैंने सेकंड कंडीशन जो बताया ये ला नीना का केस है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसके तीसरे भाग की ओर भी चलते हैं कि सर ये तो मुझे क्लियर हो गया पेरू और चिली और ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया को लेकर के, पर सर क्या आप हिंद महासागर को विशेष तौर पर क्लियर कर सकते हैं ला नीना के केस में? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि ला नीना का विशेष तौर पर क्या प्रभाव पड़ता है इस हिंद महासागर में या हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में, जिसका परिणाम हमें मॉनसून पर दिखाई देगा। या तो सूखा की स्थिति होगी या फिर एक बेहतर वर्षा होगा। अब हम स्पेशली हिंद महासागर को टारगेट करते हैं। चलिए हिंद महासागर को टारगेट करते हैं। तो तब तक का मैं यहाँ के जो डायग्राम थे इसे एज इट इज रहने देता हूँ। कुछ जो गर्म जलधाराएं हैं, कुछ पौने हैं, मैं उसे हटा देता हूँ ताकि आप इस लेक्चर को एक बेहतर तरीके से समझ सको। चलिए हटा दिया जाए। ये हम्बोल्ट जलधारा यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए क्योंकि अब हमारा जो फोकस है वो हिंद महासागर की ओर होगा, इसलिए मुझे इस डायग्राम को यहाँ से हटाना जरूरी हो गया है। चलिए हटा देते हैं। ये हट गया भाई, ये लीजिए। चलिए अब देखिए होगा क्या। यहाँ पे प्लॉग को भी हटा देता हूँ, प्लॉग का अभी फिलहाल काम नहीं है। हम्बोल्ट को भी हटा देते हैं, ये हाई प्रेशर वाले यहाँ हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हो क्या। केस जो चल रहा है अल नीनो का प्रभाव बताना चाहता हूं हिंद महासागर को लेकर के कि क्या होगा। चलिए अब यहां देखिए, ये भी हटा देते, ये मॉनसून गर्ल। चलिए अब होता क्या है, तीसरे पार्ट को समझिए। अल नीनो का विशेष तौर पर प्रभाव हिंद महासागर में और दक्षिणी हिंद महासागर में होता क्या है। जैसे कि आपको बताया गया, अल नीनो वर्ष या ग्रीष्म ऋतु में जब पेरू और चिली के तट के पास हमने देखा कि वहां पे गर्म जल धाराएं जो है वो एकत्रित हो गई थी। अब यही गर्म जल धाराएं या फिर गर्म महासागरीय जल धाराएं जो हैं वो पवनों के माध्यम से, ठीक, कौन से पवनों के माध्यम से? जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, व्यापारिक पवनें आप कह सकते हो। उनके माध्यम से यही गर्म जल धाराएं जो है वो अब हमें यहाँ हिंद महासागर में दिखाई देता है एकत्रित होता हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में मैंने इसे एकत्रित कर दिया। ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है। होगा क्या, जब यहाँ पे गर्म जलधाराएं एकत्रित हो जाएगी। अब दो कंडीशंस देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है और ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हो अगर हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को, इसे देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अगर मुझे इस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अगर मुझे बढ़ाना है तो उसे इस तरीके का डायरेक्शन फॉलो करना होगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब वायु दाब में अंतर पाया जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट पाया जाएगा। दूसरा कंडीशन, तापमान में अंतर पाया जाएगा। देखिए आप जानते हो ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप में, अगर विशेष तौर पर मैं भारत की बात करूं तो भारत के इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यहाँ मानसून गर्त बन जाता है। मानसून गर्त मतलब ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर आप उसे कहोगे अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि कैसा क्षेत्र है, तो आप इसे जानते हो अत्यंत ही लो प्रेशर वाला एरिया है। ये कैसा है, तो अत्यंत ही लो प्रेशर वाला एरिया। तो ये लो प्रेशर है भाई, यहाँ पर, यहाँ देखेंगे ये है लो प्रेशर, लो प्रेशर वाला। और ग्रीष्म काल में उस समय क्या होता है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर वाला एरिया रहता है, ये हम जानते हैं। तभी तो दक्षिण पश्चिम की जो मानसून पवनें हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से खींची चली आती है अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा से निकल करके उत्तर भारत के विशाल मैदान में भी बारिश करती है। ये हम सामान्य तौर पर जानते हैं। परंतु हम अभी अल नीनो का प्रभाव पड़ रहे हैं। अल नीनो के प्रभाव में मैंने क्या बताया कि पेरू और चिली के पास गर्म जलधारा एकत्रित हो गई थी। वो व्यापारिक पवनों के चलते पूर्व से पश्चिम की ओर आई और हिंद महासागर के पास एकत्रित होता दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे गर्म जलधारा एकत्रित हो जाएगी तो धीरे धीरे हिंद महासागर की जो ऊपरी सतह की जलधाराएं, क्योंकि वो गर्म हो रही है, तो वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा, वहां प्रेशर लो बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस महासागरीय जलधाराओं के संपर्क में जो वायु है, वायु वो कमजोर होता हमें दिखाई दे रहा है। कौन सी? जो कि पश्चिम की ओर से आ रही थी। यहाँ देखें, पश्चिम की ओर से आती हुई ये जो पवनें हैं ये कमजोर हो चुकी रहती है, और कमजोर होने की वजह से वो इस गर्म जल धाराओं की जो ऊष्मा है उसे अपने में अवशोषित करके वायुमंडल में नहीं भेज पाता, जिसे हम कहते हैं निहित ऊष्मा को नहीं भेज पाता, या फिर हम कहते हैं लेटेंट हीट को नहीं भेज पाता। अब जब ये पश्चिम से आने वाली पवनें जो कि वीक हो चुकी, कमजोर हो चुकी है, वो क्या कर रही है, मैंने बताया निहित ऊष्मा को वायुमंडल में नहीं भेज पा रही है। जब वो निहित ऊष्मा को वायुमंडल में नहीं भेज पाएगी, लेटेंट हीट को नहीं भेज पाएगी, तो क्या यह महासागरीय जलधाराएं स्वयं ठंडी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और जब महासागरीय जलधाराएं ठंडी नहीं होगी तो इसका परिणाम आपको ये दिखेगा कि दक्षिणी हिंद महासागर में जो टेम्परेचर ग्रीष्म काल में हाई प्रेशर बनना था, ग्रीष्म काल में जो हाई प्रेशर बनना था और टेम्परेचर कम होना था, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया ज्यादा। तो अब हमको इसका परिणाम क्या दिखाई देगा? लो प्रेशर। जबकि बनना क्या था? हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर नहीं बन रहा है, यहाँ लो प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की इस तरीके से गति होती वो हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? तो दिखाई हमें इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, और जब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और उत्तर भारत के विशाल मैदान में ऑलरेडी लो प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसून जिनको इस तरीके से अट्रैक्ट या आकर्षित होना था भारतीय उपमहाद्वीप में, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर बारिश कम होगी सामान्य से, या फिर सूखा की स्थिति आ सकती है। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप समझिए। दूसरा कंडीशन, हिंद महासागर में मैंने आपको बताया कि यहां पर गर्म जलधाराएं एकत्रित हो गई, पछुआ पवनें वीक हो गई, कमजोर हो गई, जो कि लेटेंट हीट को वायुमंडल में नहीं छोड़ रही है, निहित ऊष्मा को, जिसकी वजह से ये गर्म हो गया। इसके आसपास की जो वायु थी वो गर्म हो गई, प्रेशर कैसे हो गया? लो हो गया। अब एक और कंडीशन, भाई महासागरीय जलधाराओं का स्वयं भी तो परिसंचरण हो सकता था, संचारण हो सकता था कहीं और, जिसकी वजह से यहाँ एकत्रित ही ना हो। हाँ, तो ये कहाँ जा सकता था? देखिए, अगर ये गर्म जलधारा है, इसे आप समझिएगा, यदि ये गर्म जलधारा है कुछ ऐसा उत्तरी ध्रुवीय सागरों की ओर अगर चले जाता तो क्या होता? यहां पर हाई प्रेशर बना रहता, क्योंकि गर्म जलधारा ऊपर की ओर जा चुकी है, परंतु ये नहीं जा रही है, नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो दक्षिणी हिंद महासागर के अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, आपको थल भाग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसी जाती हुई महासागरीय जलधाराएं जो कि गर्म है, जो कि ध्रुवीय सागरों से मिलना चाहती है ताकि जो तापमान है वो कम हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अवरोध उत्पन्न करेगा यहाँ के महाद्वीप। और यही कारण है कि दक्षिणी हिंद महासागर में ये गर्म जलधाराएं एकत्रित होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप लो प्रेशर बनेगा। गर्मियों में जो हाई प्रेशर बना था लो प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती और बंगाल की शाखा और अरब शाखा बनकर के यहाँ बारिश करती, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि सामान्य से जो वर्षा कम होगी या सूखा आएगी।
तो ये था 3 इसका भाग जो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। विद्यार्थियों की अगर आपको यह वीडियो लेक्चर एक काफी हेल्पफुल हो रहा है तो आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लेकर के स्वराज आईएएस में मैं आपका अपना क्रांति सर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।